कल तक हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करा था। तो आज हम लोग उसमें बेसिक परफॉर्मेंसेस ऑफ रोबोट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज जब हम लोग बेसिक स्पेसिफिकेशन ऑफ रोबोट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो जब हम परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ रोबोट्स की बात करते हैं तो हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई रोबोट है उसकी क्या क्या चीज़ें खासियत है उसमें। ठीक, तो जैसे अगर इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में की बात करें तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग रोबोट्स को कार्टेशियन बेस, पोलर बेस, कारा और आगे हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद और कौन कौन से परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन है रोबोट के। नेक्स्ट वी हैव पेलोड और लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, तो पेलोड जब कोई किसी रोबोट्स के बारे में बोलते हैं हम लोग, तो उसका मतलब हमारा सिंपल सा मतलब ये है कि वो कितना वेट कैरी कर सकता है हमारा। ठीक, पेलोड हमारा मतलब रोबोट जो है कितना वेट कैरी कर सकता है, दिस दैट वेट इज कॉल्ड योर पेलोड और लोड कैरिंग कैपेसिटी। ये जो हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रोबोट लोड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और रोबोट के अलावा जो वेट जो रोबोट कैरी कर सकता है दैट इज कॉल्ड पेलोड और लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, इसके अलावा एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो वर्क एनवेलप। ठीक, तो वर्क एनवेलप जिसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड वर्क वॉल्यूम। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, देखिए जो रोबोट होता है वो जो रोबोट होता है वो काफी सारे मूवमेंट्स कर सकता है। ठीक, तो वो जो जहां जहां तक पहुंच सकता है जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, कोई भी रोबोट ले लीजिए, ये है। ठीक, तो ये अब ये इसका जो आर्म है या फिर जितने भी इसके जॉइंट्स इसके अंदर हैं इसका ये मूवमेंट करेगा। ठीक, और इसके जॉइंट्स के मूवमेंट की वजह से ये लिंक्स जो है मूव करेंगे। यानी लिंक्स की मूवमेंट की वजह के लिंक्स को ये रोबोट मूव कर सकता है किसके अराउंड, जॉइंट्स के अराउंड। ठीक है, तो ये कुछ मतलब एक एरिया बनाएगा जहां तक ये रोबोट जा पाएगा। ठीक है, मतलब ये रोबोट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। ठीक, इसके आगे यहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो ये जो एरिया है जहां तक रोबोट पहुंच सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर वर्क एनवेलप। वो लिफाफा है जिसके अंदर एक तरह से समझिए कि वो एरिया है या लिफाफा बोलिए जिसके अंदर रोबोट जो है काम करता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड वर्क एनवेलप। और उसको एक और नाम से जानते हैं, इसको वर्क वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, रोबोट वर्क एनवेलप विद द रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, वो कितना रेंज ऑफ मूवमेंट कर सकता है। इट्स शेप इज क्रिएटेड व्हेन मैनिपुलेटर रीच फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जितने भी मूवमेंट जो करके जो शेप है एनवेलप का, ठीक है, वो सर्कुलर बनेगा, कैसा बनेगा इसके बारे में हम लोग अभी दिखाऊंगा मैं वीडियो से। तो वो किस तरीके का बनेगा वो चीज दैट एरिया इज कॉल्ड वर्क एनवेलप। ठीक, इसके अलावा हमारा है स्पेशियल रेजोल्यूशन। स्पेशियल रेजोल्यूशन से मेरा मतलब ये है कि जैसे कोई रोबोट होगा तो उसकी कोई कैपेसिटी होगी कि वो गिवन उसको कितना उसमें चीजों में तोड़ सकता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे तीन चीजें रखी हैं हमारे पास। ठीक, तो रोबोट का अगर हाथ जो हैंड डिफेक्टर है वही इतना छोटा है कि ये खाली इस वाले को पकड़ पा रहा है, दूसरा वाला इतनी डिस्टेंस को कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इतना कम डिस्टेंस वो चल ही नहीं सकता है। दैट इज कॉल्ड योर स्पेशल रेजोल्यूशन। कि वो जो दो डिफरेंट कंपोनेंट है उसको वो कितना अलग अलग तरीके से पकड़ सकता है। इस तरह से समझिए इसको कि अगर मैं उसके बेसिस पे बात करूं, क्या कहते हैं, अगर आपके हाथ के हिसाब से देखें तो आप अगर रेत का टुकड़ा उठाने जाएंगे, ठीक है, तो रेत का टुकड़ा उठाने में एक रेत का टुकड़ा उठाने में आपको दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि आपका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है कि आप एक एक करके रेत का जो सैंड पार्टिकल्स है उसको उठा पाए। ठीक, सो वैसे ही रोबोट का भी है कि उसकी कैपेसिटी है कि इससे कम डिस्टेंस पे वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक वो काम नहीं कर पाता है दैट इज कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक,
इसके अलावा है पोजिशनल एक्यूरेसी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि टारगेट पोजीशन पे वो कितना ज्यादा पहुंच पा रहे हैं, यानी आपने उसको अगर ये टारगेट दिया है कि यहाँ पे आपको पहुंचना है, तो रोबोट कितना ज्यादा उस पर पहुंच पा रहा है। इसके अलावा हमारे पास है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि वो गिवन इनपुट पे, आपने उसको बोला कि इस जगह पे पोजीशन पे जाओ, तो गिवन इनपुट पे कितनी बार सेम आउटपुट दे रहा है, ठीक। जैसे अगर इसको इस तरह से समझिए, इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपके पास आपने रोबोट को बोला कि ये जो हमारा टारगेट है, ये दिस दिस सेंटर पॉइंट इज योर टारगेट, और इसकी अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं, तो ये देखना है कि अगर रोबोट इसको छूना चाह रहा है, इस टारगेट पॉइंट को छूना चाह रहा है, तो कितनी बार इस पॉइंट के कितने नजदीक आ रहा है। तो ठीक है, मान लीजिए एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, 4 बार इसी पॉइंट के आसपास आ रहा है, तो ये बोलेंगे कि ये एक्यूरेसी है। अगर मतलब ये टारगेट पॉइंट को कितना ज्यादा पा पा रहा है, दैट इज इट्स एक्यूरेसी। रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि गिवन इनपुट पे, ठीक है, मान लीजिए टारगेट है और ये हमेशा जो है इसके ज्यादा पास होता चला जा रहा है, इस तरह से रोबोट जो है इसी पॉइंट को बार बार टच कर रहा है, ठीक। या जबकि ये एक्यूरेट नहीं है, मतलब, लेकिन आपने इसको टारगेट पॉइंट ये दे रखा है, बट रिपीट जो है इस वाले पॉइंट को कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिपीटेबिलिटी अच्छी है, यानी गिवन इनपुट पे वो जो आउटपुट दे रहा है वो कांस्टेंट दे रहा है। इस वाले केस में ये जो एक्यूरेट भले ही नहीं है, ठीक है, बट रिपीटेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई अगर रोबोट के अंदर मेरे पास एक रोबोट है जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया है, ठीक है, और दूसरे रोबोट है जिसकी रिपीटेबिलिटी अच्छी है, तो आप मेरे मेरे को हमें कौन सा रोबोट चूज करना चाहिए। तो मेरा मेरा मानना ये है कि हमें रिपीटेबिलिटी वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप रिपीटेबिलिटी में थोड़ा सा क्या है, रिपीटेबिलिटी में मतलब गिवन इनपुट पे सेम आउटपुट बार बार दे पा रहा है वो, तो आपको थोड़ा सा बस शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक। तो थोड़ा सा टॉलरेंस देके आप जो एक्यूरेसी पा सकते हैं। बट अगर एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी से अच्छा मतलब उसके पास जा रहा है, बट गिवन इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं दे पा रहा है वो, तो इन दैट केस क्या है, हमारी रिपीटेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो आप जब इवन टॉलरेंस देने के बाद भी वो जो है एक्यूरेसी उसकी अच्छी नहीं आ पाएगी, ठीक, और या फिर रिपीटेबिलिटी अच्छी नहीं आ पाएगी, ठीक। तो रिपीटेबिलिटी से आप एक्यूरेसी अच्छी पा सकते हैं रिपीटेबिलिटी अच्छी, बट एक्यूरेसी से रिपीटेबिलिटी पाना लगभग पॉसिबल है, ठीक। सो दीज आर सम, इसके जो रेजोल्यूशन है, एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी है, इसको हम लोग कई बार प्रिसीजन ऑफ रोबोट के अंदर डालते हैं। कोई बोले कि प्रिसीजन ऑफ रोबोट्स के बारे में डिस्कस करिए। So what we have to say कि precision of robot is basically related to your spatial resolution, positional accuracy and repeatability, ठीक। so that these three terms are in the topic of precision of robot, ठीक। इसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पीड ऑफ मोशन, वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट है और कितना तेजी से वो मोशन कर सकता है। दीज आर सम ऑफ द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोबोट, ठीक। नेक्स्ट, अब हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग रोबोट्स को कई बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर वर्क एनवेलप भी बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और वर्क एनवेलप के बेसिस पे रोबोट को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव कंट्रोल सिस्टम, कि वो इसमें जो ड्राइव कंट्रोल सिस्टम वो किस बेसिस पे, कि वो जो रोबोट है वो इलेक्ट्रिकल बेसिस या न्यूमेटिक है, यानी हवा के बेसिस, वैक्यूम के बेसिस, या फिर हवा के बेसिस पे चलता है, या हाइड्रोलिक सिस्टम बेसिस, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हम लोग रोबोट को क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ रोबोट, फर्स्ट जनरेशन रोबोट है, सेकंड जनरेशन रोबोट है, थर्ड जनरेशन रोबोट है। जनरेशन के और रोबोट के बेसिस पे भी हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी डिस्कशन करूंगा इसमें जनरेशन ऑफ रोबोट से मेरा मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर वर्क एनवेलप के बेसिस पे हम लोग रोबोट को क्लासिफाई करते हैं। तो सो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री,
और उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और वर्क इनवेलप के हिसाब से हम लोग रोबोट्स को इन 5 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज योर पोलर वन, सेकंड वन इज योर सिलेंड्रिकल, थर्ड वन इज योर कार्टेशियन, फोर्थ वन इज जॉइंटेड आर्म एंड लास्ट वन इज स्कारा। ठीक है, सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ रोबोट्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक ज्योमेट्री। ठीक, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, पोलर वाले में आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पोलर वाले में आप जो मोशन हो रहे हैं, तो ये जो सबसे नीचे वाला बेस है पोलर वाले में, तो ये इस तरह से मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये जो है ये वाला जॉइंट है, इसको इस तरह से मोशन कराएगा, और ये वाला जो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको दिख रहा है वो लीनियर मोशन करेगा। ठीक, सो दिस इज हाउ द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक ज्योमेट्री ऑफ पोलर टाइप ऑफ सिस्टम इज। अगर आपको इसको इस तरह से समझिए कि अगर मैं वैसे बोलूं तो इसमें कितने मोशन हो रहे हैं, देखिए 2 रोटेटरी मोशन हो रहे हैं, एक रोटेटरी मोशन ये, दूसरा रोटेटरी मोशन ये हो रहा है, और एक लीनियर मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करने जाऊं तो इसमें मैं 2R और 1L इस तरह से अगर मैं लिख रहा हूं यानी 2 रोटेशनल या रिवॉल्व 1 लीनियर, तो ये जो है किसका वो है, पोलर रोबोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि इसमें 2 रिवोल्यूशन हो रहे हैं, एक ये वाला जॉइंट रिवॉल्व करेगा और एक लीनियर मोशन हो रहा है। दिस इज द बेसिक ऑफ पोलर। तो इसी तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे अगर मैं कार्टेशियन की बात करूं, सो वी हैव 1 लीनियर मोशन। ठीक है, इस डायरेक्शन 1 लीनियर मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, 1 लीनियर मोशन इन दिस डायरेक्शन एंड 1 लीनियर मोशन इन दिस डायरेक्शन। तो जो 3L जो है आपका किसके लिए यूज होता है, कार्टेशियन बेस के लिए, रोबोट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हमें समझना है इन सब में, ये सबको एक एक करके देखेंगे कि इनका वर्क इन्वेलप कैसा बनता है। कि इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर कोई ये जो एंड इफेक्टर लगाऊं या कोई टूल वगैरह लगाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कहाँ तक पहुंच पाएगा। ठीक, मतलब अगर ये पोलर की बात करूंगा तो पोलर वाला क्या करेगा, गोल घूमेगा। ठीक है, और ये इस तरह से नीचे और ऊपर जा सकता है। ठीक, तो ये किस तरह का वर्क इन्वेलप बनाएगा, एक सेमी सर्कल टाइप का एक वर्क इन्वेलप बनाने वाला। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी। ऐसे ही सब में हमें देखना है कि अब जैसे सिलेंड्रिकल की बात करूं तो किस तरह से मोशन करेगा ये देखना है। जॉइंटेड वाले में देखिए हमारे पास तीन सर्कुलर मोशन है, एक ये वाला सर्कुलर मोशन है, दूसरा ये वाला सर्कुलर मोशन है, और इस तरह से और ये वाला एक सर्कुलर मोशन है। these motions we have to see, और उसके बेसिस पे हमें ये देखना है कि वर्क इन्वेलप किस तरह के बनाते हैं। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया वो स्कारा से पूछा गया है, अगर आप इसको देखना चाहें तो। ठीक, सो अब मैं एक वीडियो चलाऊंगा, उसमें आपको दिखेगा कि ये जो है हमारा वर्क इन्वेलप किस तरह से बना रहा है ये सारे के सारे रोबोट। ठीक, उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपको रोबोट अगर दिखना है तो इसी तरीके का दिखे, मतलब आपको मोशन के हिसाब से देखना है कि अगर मोशन अगर मेरे पास ये एक रोटेटरी इस तरह से कर रहा है, एक रोटेशन इस तरह से कर रहा है, कि लीनियर मोशन इस तरह से कर रहा है, तो आपको ये समझना होगा किसी मशीन को देख के या फिर किसी जगह पे देख के कि ये जो रोबोट है या फिर जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है किस तरीके का कि वो पोलर टाइप का है कि कार्टेशियन टाइप का। सो लेट्स प्ले द वीडियो, सी हाउ these type of robots work. दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। ठीक, तो इस वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा ये देखिएगा कि ये जो 4 टाइप्स हैं, हमारे पास 5 हैं, 5 में से जो 4 हैं उनके बारे में अभी दिखा रहा हूँ, फिर एक और स्कारा का अलग से दिखा दूंगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये रोबोट किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से ये मोशन कर रहे हैं, और वर्क इन्वेलप यानी वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं, अपने हाथ को पहुंचा पा रहे हैं, वो चीज को देखना है। ठीक, सो लेट्स प्ले द वीडियो। There are 4 main types of robotic arm geometry: rectangular, cylindrical, spherical, and jointed spherical. Robots with rectangular arm geometry use Cartesian coordinates and move linear.
देखिए रेक्टेंगुलर वाला जो है हमारा कार्टेशियन बेस है, ठीक है। जो कार्टेशियन बेस है उसमें 3 लीनियर मोशन होते हैं, ठीक। तो इसी में यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये आपको दिख नहीं रहा है कि ये 3 लीनियर मोशन ये रोबोट भी है कि नहीं है, ठीक है। बट ये समझिए कि ये रोबोट टाइप का ये मोशन है, ठीक। और ये दिखा रहे हैं कि कार्टेशियन बेस में 3 लीनियर मोशन होंगे। वो किस तरह से होंगे और वर्क मतलब आपका किस तरह का बनेगा ये देखना है। Along each of the x, y, and z axes. This type of movement is also called 3P geometry, where the P stands for prismatic or linear motion. तो P भी जो है प्रिज्मेटिक में बोलते हैं। आप इसको L से भी डिनोट कर सकते हैं लीनियर मोशन के लिए। प्रिज्मेटिक मतलब भी लीनियर ही होता है एक तरीके से। This type of geometry is most commonly used with pick-and-place or large overhead-mounted robots. Rectangular arm geometry robots can only move linearly in each direction. An overhead crane robot is a good example of this type of motion. It can move forward and backward, left and right, and up and down. Robotic arms that use Cartesian coordinate geometry generate a rectangular work on. अब इसका अगर वर्क इनवलप देखें, जो इसका ये जो मेन पॉइंट टूल है जहाँ ये हुक लगा है इसका, ठीक है, जो काम कर रहा है इस रोबोट के अंदर, वो किस जगह पे हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर एक तरीके का इन्वेलप बनाएगा जिसके अंदर ये इसका जो टूल है वो पहुंच पा रहा है। यानी अगर मैं इस वाले रोबोट में बात करूं तो ये हुक है एक तरीके का इसमें टूल। तो ये जो है एक वो बनाएगा आपका एक रेक्टेंगुलर टाइप का वर्क इन्वेलप बना रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कार्टेशियन वाले केस में हमारा वर्क इन्वेलप कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे रोबोट्स का भी देखेंगे। Envelope. Rectangular robotic arms have the simplest geometry and control system and are typically used in material handling operations. Cylindrical arm geometry robots move linearly in two directions and rotate in one other. Since this type of robotic arm moves in two separate prismatic or linear directions and rotates in one direction, it's given the designation of R2P, where the R2P या फिर R2L वाला अगर मैं डिनोट करूंगा तो ये R इज फॉर रोटेशनल या रिवोल्यूशन, और 2L जो है या फिर 2P जो हमारा किसको डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा आपका लीनियर मोशन, ठीक है। दैट्स व्हाई अगर R2P बोल रहे हैं तो हमारा मतलब है सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ जो रोबोट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। R stands for rotational. This type of robotic arm is most often used in machine tending, assembly, material handling, and palletizing operations. Robotic arms with cylindrical geometry move linearly in two directions. Vertical linear motion is called stroke. Horizontal linear motion is called reach, and rotational motion is called swing. Cylindrical geometry robots have a cylindrical work envelope. The advantages of this type of work envelope is a robotic arm reach that is deep at both the top and bottom of the stroke. तो इसका कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप का वर्क इनवलप है जहाँ पे इसका एंड टूल पहुंच सकता है, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये सिलेंडर बना रहा है, उसके अंदर एक सिलेंडर है जिसमें ये इसके अंदर नहीं, रोबोट जो है इसके अंदर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसका हाथ इस अंदर वाले सिलेंडर के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक। सो दिस इज बेसिक वर्क इनवलप वाज सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ ज्योमेट्री। Additionally, the robot structure allows for quick movements with high repeatability, a smaller use of floor space, and a larger payload capacity due to structural rigidity. Spherical arm geometry robots can rotate in two directions and move linearly in one, and thus are given the designation of 2RP. The robot has base rotation, shoulder rotation, and prismatic or linear motion at the arm. This type of robotic arm is most often used in machine tending, material handling, welding, painting, coating, and assembly tasks.
Robotic arms with spherical geometry have rotational movement in two directions, rotational movement at the base and rotational movement at the shoulder. Spherical arm geometry robots also have linear motion in one direction, typically the reach of the arm. Spherical arm geometry robots have a mostly spherical work envelope at their outer reach, but are limited by the linear reach of the arm and the rotation of the shoulder joint. The shape of the robot's inner work envelope. So अगर बेसिक उसमें देखें तो स्पेरिकल आर्म ज्योमेट्री के अंदर जो आपका जो वर्क एनवलप है वो थोड़ा सा स्पेरिकल टाइप का या सेमी स्फीयर टाइप का बनाया गया है बेसिकली. सो दिस इज द बेसिक. बट ये अंदर वाला डिफरेंट शेप का है, ठीक है. तो अगर वैसे जनरली कहें तो ये स्पेरिकल टाइप का ही बनाएगा. Is almost conical and does not become a sphere until the arm extends. Spherical arm geometry robots typically have a very long reach and have proven their performance in industrial applications. However, their high cost, large use of floor space, and lack of flexibility compared to jointed spherical arm robots make it hard to justify in most industrial applications. Jointed spherical arm geometry robots have rotation in three directions. So, jointed spherical arm जो है हमारा 3 रोटेशन करे, ठीक है. एक तो ये जो है इस डायरेक्शन में, एक ये और this one. Use revolute coordinates and are given the designation of 3R. They are one of the most popular types of robotic arms and most accurately mimic the movement of the human arm. Robotic arms with jointed spherical or articulated geometry rotate on at least 3 axes. Left and right movements are provided by rotation at the base. Horizontal movement is provided by rotation at the shoulder. And vertical movement is provided by rotation at the elbow. Except for very close to the body, the work envelope of a jointed spherical robotic arm is almost entirely spherical. The advantages of this type of work envelope is a robotic arm with very deep reach, minimal floor space use, and high positioning mobility of the tool end arm. Due to its mechanical complexity and these are 4 types of 1, 2, 3 and 4. So इनका जो है कार्टिजन, अब अगर वैसे देखें तो कार्टिजन वाले में हमारे पास 3 लीनियर मोशन होते हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड 3p और 3l. सिलेंड्रिकल वाला जो है हमारे पास, इसमें एक जो है रोटेशनल मोशन हो रहा है बेस पे और बाकी जो है 2 लीनियर मोशन होते हैं, ठीक. सो दिस इज कॉल्ड R2p. पोलर वाले में जो है हमारे पास मोशन कितने हैं, 2 रोटेशनल हैं, एक लीनियर है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2rp. एंड थर्ड वन विच इज जॉइंटेड और रेवोल्यूट वाला है, जो है फोर्थ वाला, सॉरी, जॉइंटेड और जिसको रेवोल्यूट भी बोलते हैं. दैट्स इज ऑफ 3 रोटेशनल मोशन हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3r. इसके अलावा हमारे पास एक और जो लास्ट है दैट इज स्कारा. इसको भी डिस्कशन वीडियो दिखाऊंगा. उससे पहले इसमें ये समझ लीजिए कि ये भी इसमें के अंदर भी 3r हैं. तो अगर आपको ये बोला जाए कि 3r यानी 3 रोटेशन वाले कौन कौन से हैं, सो वी हैव जॉइंटेड और रेवोल्यूट, ये वाला है, और साथ में स्कारा. दोनों के दोनों अंदर तीनों के तीनों जो है रोटेशनल मोशन होती है. तो इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं एक बार. देखिए इसका ये वर्क मतलब है, इस कुछ हार्ड शेप का बन रहा है, इस तरह की. ये जो है इस तरह से जो है इसका जो वर्क एनवलप है वो हार्ड शेप का बनता है, ठीक है. तो ये है इसका वर्क एनवलप. इस तरह से कमर्शियल ये
कुछ काम करने का तरीका है। तो इसमें भी तीनों के तीनों जो है हमारे रेवोल्यूशन वाले हैं, दैट्स व्हाई स्कारा रोबोट्स आर आल्सो कॉल्ड 3R टाइप ऑफ बेसिक ज्योमेट्री। ये कुछ इस तरह से शेप बनाता है आपका, ये हार्ट शेप में स्कारा बनाएगा, ठीक। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ठीक। नेक्स्ट topic we have end effector. This we will discuss by tomorrow. Okay, तो